देखिए, जब लॉरेंस बिश्नोई की बात होती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ एक लोग जो देश में दाऊद इब्राहिम को अपना नेता मानते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर तो कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुए हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई हीरो है? देखिए, मेरी नजर में जब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है तब तक वो व्यक्ति आम नागरिक है। और लेकिन जो लोग उसको हीरो की तरह एक रोल मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पप्पू यादव को अभी फोन भी आया था लॉरेंस जो बिश्नोई की गैंग से। ये तो बहुत हंसी वाली बात आप कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि सीएए के प्रोटेस्ट में वो गर्दन में तख्ती डाल के घूम रहे थे। किसके लिए? तो उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। गिरिराज सिंह ने अभी एक बयान दिया था कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हम उसको 100 थप्पड़ मारे। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है, पूछता हूं ना तेजस्वी जी से कि जब मस्जिद के ऊपर से झंडा उतारने की तस्वीर वो पोस्ट करते हैं तो मंदिर तोड़ने वालों की तस्वीरों को भी तो उनको पोस्ट करना चाहिए। ये दोहरी नीति, दोहरी रंगत कहां से लाते हैं? तो क्या इस हिसाब से 2014 के बाद ही खास करके देश में हिंदू खतरे में है? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि असामाजिक तत्वों को सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के अपने इस पॉडकास्ट में जो मौजूद हैं वो बीजेपी के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। और इनकी खासियत यह है कि ये जब भी बोलते हैं तो इनकी बात इनके विरोधियों को तीर की तरह चुभती है। स्वागत है आपका सुमित भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद नियाज भाई। और आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका प्रदान किया, इसके लिए एनएमएफ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत मैं चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के नारे से शुरुआत की जाए। आप देख रहे हैं कि अभी तक चुनावी सीजन चल रहा है और इसमें बटेंगे तो कटेंगे ये नारा काफी ज्यादा हंगामा काटा हुआ है, तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से मैं कहूंगा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शब्द कहे निश्चित रूप से ये सही है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस नारे को कहीं ना कहीं विरोधियों के माध्यम से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। अच्छा, समाज की एकजुटता के लिए, देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए और कहीं ना कहीं धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव से चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश की एकता और विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकजुटता के धागों में जो भी व्यक्ति पिरोने की उम्मीद रखता है उसके लिए ये नारा बिल्कुल फिट बैठता है। अब इस नारे से तकलीफ किसको होती है? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कहीं ना कहीं रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ, इसमें ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार के लोगों को बंगाल में जिस तरीके से बसाने का काम किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि झारखंड में भी किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जब इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए और देश के भविष्य के लिए, और ख़ास करके जो देशज मुसलमान हैं उनके भी पीढ़ियों के लिए खतरा है, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। चलिए इस पे हम आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी पहले बटेंगे तो कटेंगे क्लियर हो जाए। बिल्कुल। आपने कहा कि इसमें देश की एकता को पिरोने का काम है, ये इस नारे में नजरिए की बात है कि कौन किस नजरिए से देखता है। थोड़ा सा पहले आप समझाइए कि आखिर ये बटेंगे तो कटेंगे नारे से कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दो तीन परिप्रेक्ष्य, किसके बटने और कटने की बात कही जा रही है? दो तीन परिप्रेक्ष्य में आप चीजों को देख सकते हैं। खास करके विरोधियों का मानना है कि हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में बात होती है। अच्छा, अगर हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो उसमें गलत क्या है? देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। मैं कट टू कट जवाब दूंगा। हाँ, ठीक है। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं पे भारतवर्ष की नींव रखी हुई है। और खास करके 2014 के पहले हर बार अगर किसी को पीड़ित होना पड़ा
एक बड़े बहुसंख्यक समाज को पीड़ित होना पड़ा, तो उस बहुसंख्यक समाज का नाम है हिंदू और सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग। दीपावली में, छठ में, मतलब 2014 होली के में। बाद 2014 के बिल्कुल। बाद हिंदू और ज्यादा खतरे में आ गया। दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा जैसी जो फेस्टिवल्स जो हमारे रगों में बसे हुए फेस्टिवल्स हैं, इन फेस्टिवल्स के समय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिजली काट दी जाती थी, अच्छा। किस प्रकार से घटनाएं घटित होती थी, किस प्रकार से बॉम्ब विस्फोट की घटनाएं होती थी, और उन आतंकी मानसिकता के लोगों को बचाने के लिए कौन से लोग खड़े होते थे, कांग्रेस के कौन कौन से नेता ऐसे लोगों की वकालत करते थे। तो आज अगर बात सनातन वर्ष की होती है, सनातन देश की होती है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को पे क्या? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, उन्नति, उत्थान, तरक्की, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पूछना चाहता हूं न्यास भाई आपसे भी और देश की यशस्वी जनता से, खास करके मुस्लिम वर्ग से, कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जब पूरे देश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई, जिसमें करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेक्टर से संबंधित जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनमें उनको इलाज की सुविधा प्रदान की गई, तो क्या इसमें किसी मुस्लिम परिवार से आने वाले व्यक्ति को चिन्हित करके उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया क्या? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या किसी नौकरी के संदर्भ में मैं बात करता हूं कि जब कभी भी सरकारी नौकरी की बात होती है या वो फिर सब प्राइवेट सेक्टर की ठीक बात है, होती वो है, आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या लेकिन किसी व्यक्ति को चिन्हित चलिए, करके उसको अलग किया गया क्या? वो आपने एग्जाम्पल दिया, वो ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को चिन्हित करके नहीं देते। फिर ये बटेंगे तो कटेंगे किसके? ये क्या कोई राजनीतिक एक नारा है, सिर्फ चुनाव के लिए नारा दिया गया? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उन्होंने जो नारा दिया बिल्कुल सही दिया, ये चुनावी नारा नहीं है। ये चलिए ठीक है, अगर सही दिया उन्होंने नारा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इस नारे के साथ क्यों नहीं है? वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे की जगह पे वो कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं? निश्चित रूप से एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे, दोनों ही नारे एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं। अच्छा। इस बात को समझना है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश, भारतवर्ष और भारतवर्ष की अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियों का सामना कहीं ना कहीं वहाँ की मूलभूत व्यवस्था से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आम जनता को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता को लाभान्वित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर से संबंधित हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर से संबंधित हो, चाहे तृतीयक सेक्टर से संबंधित हो। एमएसएमई मंत्रालय किसको प्रदान किया गया? एक ऐसा व्यक्ति, और खास करके आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जी ने किस तरीके से कहा कि जब मोदी जी ने उनको मंत्रालय प्रदान किया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने सपनों का मंत्रालय आपको प्रदान कर रहा हूं। अर्थात अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से जिनका जीवन और उनके जीवन की जो गुणवत्ता है उसको हम सुदृढ़ कर सकते थे, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाओ, मुसलमानों के भीतर अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी पैदा करो और जिसके कारण उनको भारतीय जनता पार्टी का डर उत्पन्न करो और उनके भीतर अशिक्षा का भाव जो है वो जागृत करो। और हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाली जो उपजातियां हैं उनको विभाजनकारी नीतियों के साथ वो तोड़ने का प्रयास करती हैं और समाज में झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इस नीति का अनुसरण राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं। जब राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी भारत में रहते हुए चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्राएं थी और जो यात्रा चली, उस यात्रा में राहुल गांधी किन क्षेत्रों में जाते हैं, क्या किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में उनका आगमन हुआ? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी जब बनारस जाते हैं और काशी में जाके काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, नशे में लिप्त रहने वाला बताते हैं, तो क्या ये संयोग था या प्रयोग था?
मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि काशी में महादेव की पूजा होती है और महादेव की पूजा में भांग धतूरे का प्रयोग होता है। इसी कारण से काशी के युवाओं को नशेड़ी बताना ये राहुल गांधी की सोची समझी साजिश थी और सनातन को अपमानित करना ये राहुल गांधी की सोची समझी साजिश थी। चलिए ये ठीक, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को डराती है वोट बैंक के लिए, यही आरोप बीजेपी पे लगता है। बीजेपी भी है हिंदुओं को डराती है। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, 80-10 किसने नारा दिया? ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे 80-10 हो गया, शमशान कब्रिस्तान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये तमाम नारे। और बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो रामनवमी के जुलूस पे हमला होगा, बटेंगे तो दुर्गा पूजा के जुलूस पे पथराव होगा। तो ये किस तरीके की राजनीति है? देखिए न्याज भाई, और किसको डराया जा रहा है? न्याज भाई, पूरे देश में आपने देखा होगा, खास करके बिहार की घटनाओं का भी उल्लेख करूंगा, उत्तर प्रदेश की घटनाओं का भी उल्लेख करूंगा। इन सभी स्थानों पे आज से पहले और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मूर्तियों पर, खास करके पूजा के दौरान जब मूर्तियों का विसर्जन होता है तो उस पे पूर्व में भी आपने देखा और वर्तमान में भी जिस तरीके से तेजाब फेंकने की घटना देखी गई, जिस तरीके से हिंदू समुदाय की जो पूजा पद्धति है और पूजा पद्धति को अपनाते हुए जब लोग सड़कों पे विसर्जन के दौरान जाते हैं अपनी आस्था को आगे बढ़ाते हुए, वहाँ किस तरीके से पथराव की घटना देखी गई। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके एनडीए की सरकार जहाँ भी है वो लगातार काम करती है। और इस प्रकार की चीज़ें जब सामने निकल करके आती हैं तो वैसे असामाजिक तत्वों को बचाने के लिए कौन खड़ा होता है, ये भी देखने की बात है। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, और हर घर से जब अफजल निकलेगा तो उनके पीछे खड़ा कौन? ये केजरीवाल जैसे लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये उनके पीछे खड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मुंबई में बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जब आतंकी पकड़ा जाता है और उस आतंकी को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए किस प्रकार से सोनिया गांधी के सलाहकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया जाता है। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है, आप गूगल कर सकते हैं, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आतंकियों को, खास करके मारे गए जो लोग हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इनकी पार्टी का नेता दक्षिण भारत में कहता है कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत को भागना पड़ेगा, किसकी तरह? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जब कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले एक अमेरिकी सांसद इलान उमार से मिलते हैं तो उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जब इनके भाषण निकल करके आते हैं तो कैनेडियन बेस्ड एक कनाडा में रहने वाला आतंकवादी, कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसको समर्थन प्राप्त है, वो आतंकवादी इनके समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। चलिए ठीक है। वैसे इतना जल्दी आपको ये बटेंगे कटेंगे वो तो छोड़ूंगा नहीं, अभी और भी सवाल हैं। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। अगर ये बताइए, आपने बटेंगे तो कटेंगे नारे को बड़ी सफाई से उसको बता दिया कि ये कैसे सही है। अगर ये सही है, एक तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे एक हैं तो सेफ है, वो योगी आदित्यनाथ के नारे के साथ भी आगे जा सकते थे, लेकिन उनको जरूरत पड़ी एक हैं तो सेफ हैं कहने की। इसके अलावा महायुति के मैं कुछ नेताओं के नाम बताता हूँ। पंकजा मुंडे हैं, अशोक चौहान हैं, अजीत पवार हैं, ये सब के सब महायुति के नेता हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये झारखंड में और यूपी में होता होगा, महाराष्ट्र में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि इस नारे का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कहीं ना कहीं सामाजिक आवश्यकता होती है और सामाजिक आवश्यकता के साथ साथ उसकी अपनी पूजा पद्धति और धार्मिक उनकी अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होती हैं। परंतु जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, तो देश के मुद्दे पर जो व्यक्ति एक नहीं है, वैसे किसी भी व्यक्ति का मैं विरोध करता हूं। मेरा
स्पष्ट रूप से मानना है, खास करके अभी आपने महाराष्ट्र की चर्चा की, तो महाराष्ट्र को में खास करके मुंबई को मुल्तान बनाने की साजिश कौन रच रहा है, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मुंबई को मुल्तान बनाने की कोशिश जिन लोगों ने की, जो आज नई शिवसेना, जो नई पार्टी जिन लोगों ने बनाई है, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, और उनके पुत्र किस तरीके से मुंबई को मुल्तान बनाने की साजिश रचने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। तो इस पर तो बात होती नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या देश में हिंदू खतरे में है? देखिए क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी दिए हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, जुलूस पे पत्थरबाजी होती है, और ख़ास करके आपने ये भी जिक्र किया 2014 के बाद। तो क्या इस हिसाब से 2014 के बाद ही खास करके देश में हिंदू खतरे में है? देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि असामाजिक तत्वों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। जो भी किसी भी धार्मिक पूजा पद्धति और खास करके देश का माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं, देश में जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सजा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, एनडीए की सरकार करती है। कहीं से भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चलते हैं और निश्चित रूप से हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर बात मैं तो सीधा बोलूंगा ना कि चाहे ऋग वैदिक परंपरा की बात करें, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, चाहे 16 महाजनपद के काल की बात करें, इस देश पर हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेजों को भारतीयों की तरह दिखने वाले कुछ एक लोग चाहिए थे जिनका चेहरा भारतीयों की तरह दिखता हो, लेकिन जिनके दिल जो है वो ब्रिटिश हुकूमत से मिलते जुलते हों और जिनके दिल और दिमाग जो है वो मुगलों की तरह हो। आज उस पार्टी का भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वो भी आजकल इटालियन गांधी नेहरू परिवार बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस पर कभी ये चर्चा नहीं करते। भारत के लोगों की जो मूलभूत बातें हैं, इस पर ये कभी चर्चा नहीं करते। आप मुगल एम्पायर तक पहुंच गए, आप अंग्रेजों तक पहुंच गए, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देश में हिंदू खतरे में है या नहीं है? देखिए मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। सनातन परंपरा पर इस देश की नींव रखी हुई है और कहीं ना कहीं हमें, और खास करके हिंदू धर्म से अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने परंपरा, अपने विचार और संस्कारों पर गर्व होना चाहिए, अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। बुद्ध और महावीर की धरती है और नालंदा और विक्रमशिला की धरती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, विभिन्न धर्मों को हमने कहीं ना कहीं इस भूमि ने ये भूमि जननी है, तो इस भूमि का सम्मान होना चाहिए। मेरा एक और मानना है न्याज भाई, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि जब रोहिंग्या मुसलमान देश में आते हैं, चाहे उनके आने का कोई भी रास्ता हो, तो जैसे ही बंगाल के माध्यम से या फिर विभिन्न राज्यों के जो झारखंड के माध्यम से वो जब आते हैं, तो उनके नाम के आगे अगर मुसलमान लगा है, इससे वो भारतीय मुसलमान नहीं हो जाते। भारतीय मुसलमान, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय मुसलमानों का डीएनए रोहिंग्या मुसलमानों से बेहतर है, वो भारतीय हैं। और अगर ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं अगर भारत में आगमन होता है रोहिंग्या मुसलमानों का, और उनको बचाने के लिए कुछ एक लोग अगर उनके लिए खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने धर्म को खतरे में डालते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप ये बताइए कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों की बात होती है, बांग्लादेशियों के घुसपैठ की बात होती है, तो खास करके ये तो जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये मुद्दे गर्मा जाते हैं। झारखंड में इससे पहले अभी कोई रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशियों की बात नहीं करता था, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया उसके मुद्दे गर्मा गए, उस पर राजनीति होने लगी। देखिए चुनाव, तो आप सेंटर में हैं, बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में है, उन्होंने क्या कुछ किया है उन्हें रोकने के लिए? देखिए उन्हें रोकने के लिए लगातार काम जो है वो केंद्र की सरकार के माध्यम से और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनको रोकने का लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि हमारी सीमाएं जो हैं वो खुली हुई हैं, कुछ एक देशों के साथ हमारी सीमाएं जो हैं वो खुली हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये चिन्हित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन पश्चिम बंगाल का नागरिक है और कौन बंगाल का नागरिक है।
तो इसी दौरान ऐसे लोगों का बंगाल में आगमन होता है और बंगाल की सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को पनाह देती है, जिसके कारण बंगाल में कभी बलात्कार की घटनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज बंगाल में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा लूट की घटनाएं बंगाल में होती हैं। और इसी तरीके से झारखंड में, मैंने पहले भी, आपने कहा कि चुनाव में ये मुद्दे क्यों सामने आते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और आम जनता तक चीजों को जानने की आवश्यकता होती है, उनको बताने की आवश्यकता होती है। आज मुझे लगता है कि आम जनता को अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। झारखंड राज्य की उत्पत्ति, जब झारखंड राज्य बिहार से अलग होता है तो झारखंड राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण था आदिवासियों का कल्याण, आदिवासियों की उन्नति, तरक्की, उत्थान। लेकिन आपने देखा होगा कि सबका कल्याण हुआ आदिवासियों को छोड़ करके, ये भी समझने की बात है। आदिवासियों के नेता के रूप में जिस तरीके से सोरेन परिवार स्वयं को आदिवासियों का नेता कहता है, लेकिन वो खुद BMW में चढ़ते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, और आदिवासी बैलगाड़ी पे चढ़ रहे हैं। खास करके बहुत सारी महामारियां आई, कोविड भी हमने देखा, और इसके पहले भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां आने वाली महामारियों के विषय में चर्चा नहीं होती है। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसेफ्लाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हो जाया करते हैं, उसके कारण हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाया करती है। उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनके वैक्सीनाइजेशन के लिए इन सरकारों ने क्या किया, इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। हमारी केंद्र की सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से उन बच्चों के वैक्सीनाइजेशन के लिए काम किया। खास करके जो माताएं बहनें हैं उनको कुपोषण की दर से बाहर निकालने के लिए हमने काम किया। सुमित भाई योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छा, इसके साथ चलिए ठीक है, वो सारी योजनाएं जो हैं आपके गवर्नमेंट की, लेकिन आप देखिए, आप जीरो टॉलरेंस की जो आपने बात की कि यूपी में जीरो टॉलरेंस आपके ही मंत्री जो कैबिनेट में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा कि उन्होंने ही योगी सरकार को, यहाँ तक कि यूपी के पुलिस को फटकार लगाई है। एक केस अभी सामने आया कल कि एक परिवार है, गरीब परिवार है, जो कि बाहुबलियों ने उनकी पिटाई कर दी, वो लहूलुहान हो गए। लेकिन वो जब हॉस्पिटल गया तो ये आरोप है कि उन बाहुबलियों ने उसकी बेटी को जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश की। 24 घंटे तक उन बाहुबलियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अनुप्रिया पटेल खुद हॉस्पिटल गई, वहां पे विजिट करके उस मरीज के सामने बैठ करके जब उसने सब कुछ अपना दर्द सुनाया, तब जाकर के उन्होंने ये सीधे कहा कि यहाँ पे ये गुंडाई नहीं चलेगी। तो आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जो कि मंत्री हैं वो खुद फटकार लगा रही हैं कि ये क्या चल रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस प्रकार की कहीं भी कोई चूक प्रशासन के द्वारा होती है तो प्रशासन को डांटने का अधिकार किसका है? मंत्री का अधिकार है। और निश्चित रूप से जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी अधिकार है। तो आपने देखा कि आपने स्वयं ही अपनी बातों में बता दिया कि अनुप्रिया पटेल जी ने जाकर के डांट लगाई। मैंने जीरो टॉलरेंस की बात की, आपने जीरो टॉलरेंस का उदाहरण दिया। जीरो टॉलरेंस है, लेकिन संगठित अपराध और गैर संगठित अपराध इन दोनों में काफी फर्क है। इससे पूर्व की जो सरकारें थी उसमें समझना है कि बाहुबलियों के दम पे, जिसको आप किसी पार्टी की सरकार नहीं बोल सकते हैं, जिसको आप माफिया सरकार, गुंडों की सरकार, इस प्रकार की सरकार आप बोल सकते हैं। खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आप चर्चा कर लें और उत्तर प्रदेश के भी परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर लें। लेकिन आज के समय में संगठित अपराध इन दोनों राज्यों से समाप्त हो चुका है। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से अगर कहीं भी चूक होती है अथवा किसी के साथ अमानवीय व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पे कार्रवाई हुई है। कितने सारे अधिकारी जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है। जो नहीं सुधरेंगे उनको तो सस्पेंड करने का काम हमारी सरकार करती ही है। चलिए अब बिहार पे आ जाते हैं। बिहार में उपचुनाव हुआ, ठीक है, तो क्या आप ये मानते हैं कि उपचुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई? देखिए, मेरा ऐसा कुछ भी मानना नहीं है। मैंने पहले भी बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लगातार बोलने का काम किया। बिहार में एक कहावत है कि अंधों में कान्हा राजा। तो लालू जी को बहुत अच्छे से पता था कि उनके सुपुत्र जो हैं वो, उनका स्टैंडर्ड क्या है, राजनीति करने का स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या कर सकते हैं।
तो तेजस्वी जी ने तो लालू जी से बहुत कुछ सीखा, खास करके विरासत में जो लालू जी ने उनको एक जो लेगेसी उनको प्रदान की, वो चोरी करने की लेगेसी प्रदान की। तो तेजस्वी जी आजकल क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं अपने कुछ एक सलाहकारों के माध्यम से। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि झूठ जो है वो सच लगने लगे। अब ये कहते हैं कि नौकरी बांटी, मुख्यमंत्री ने नौकरी बांटी, क्रेडिट लेने का, क्रेडिट चोरी करने का काम इनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो लग गई। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने भाई के सगे नहीं हुए, वो दूसरे के सगे हो सकते हैं क्या? अपने ही भाई को तो किनारे कर दिया ना, बड़े भाई को किनारे करके, और उनकी गद्दी जो है आज अपने हाथ में ले ली। गिरिराज सिंह ने अभी एक बयान दिया था कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हम उसको 100 थप्पड़ मारो। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है, इस बयान को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा था कि हम उनकी यात्रा से अपने आप को अलग रखते हैं। हमारा कोई भी जो ऑफिशियल स्टैंड है वो उनकी यात्रा के साथ नहीं था, परंतु ये उनकी अपनी निजी यात्रा है, उन्होंने स्वयं भी कहा है। और अगर कोई रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ अगर वो बात करते हैं, बाहरी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सही है। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा था उसमें कि उन्होंने तो साफ कहा है कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारता है तो तुमको उसको 100 थप्पड़ मारो। तो ये समाज को किस तरफ ले जाने वाला बयान है? मुझे लगता है कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो समाज को ध्रुवीकृत करे। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून है बिहार में, नीतीश कुमार जी का राज है, कानून का शासन है, और इस प्रकार की नौबत ही कहीं कभी नहीं आने देंगे कि इस प्रकार की चीजें जो हैं वो राज्य में हो। नीतीश कुमार ने उसके बाद बैठक भी की थी, पता चला कि नीतीश कुमार ने सख्त हिदायत दी कि इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं चलेगी। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मीडिया में जिस प्रकार की खबरें चलती हैं उस प्रकार की चीजें वास्तु स्थिति में होती नहीं। अच्छा। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें मीडिया में चल रही हैं तो मीडिया का अपना काम है। लेकिन इन सब से आगे बढ़ के एक चीज बहुत आवश्यक है कि बिहार की उन्नति, तरक्की और उत्थान, मैं बार बार कहता हूं, अभी ड्राई पोर्ट का निर्माण बिहार में किया गया। बिहार में बिहार के बच्चों को आवश्यकता है नौकरी की। 12 लाख रोजगार की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की कि चुनाव के पहले 12 लाख नौकरी प्रदान कर देंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं करता, इस पर तेजस्वी जी ट्वीट नहीं करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कहीं चढ़ करके और एक झंडा उतार देता है तो तेजस्वी जी को सबसे ज्यादा समस्या हो जाती है। तो मैं पूछता हूं ना तेजस्वी जी से कि जब मस्जिद के ऊपर से झंडा उतारने की तस्वीर वो पोस्ट करते हैं तो मंदिर तोड़ने वालों की तस्वीरों को भी तो उनको पोस्ट करना चाहिए। ये दोहरी नीति, दोहरी रंगत कहाँ से लाते हैं? पिताजी ने उनके जो काली करतूते की, बिहार का अलकतरा चोरी कर लिया। क्यों चोरी किया? क्योंकि सड़कों का निर्माण ना हो, इंडस्ट्रीज ना बने। इंडस्ट्रीज बन जाएंगे तो बिहार का जो क्वालिटी जो बच्चों में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी का पलायन नहीं होगा। पलायन नहीं होगा तो वो सवाल किससे करेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या लालू जी को थी कि उनके बच्चों से कोई सवाल ना करे, पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल ना करे। इस कारण से उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग का पलायन करवाने का काम किया और अंधों में काना राजा कहानी को चरितार्थ करने का काम किया। आज मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है और दुख भी होता है कि किस तरीके से तेज प्रताप जी को उनके छोटे भाई ने किनारे लगा दिया। लालू जी के भाई को कोई जानता है क्या? नहीं जानता ना। तो वैसे ही आने वाले समय में तेजस्वी जी के भाई को भी कोई नहीं जानेगा। और ये पूरी की पूरी पार्टी जो है वो 4 ध्रुवों में बटी हुई है। इस पार्टी का मुखिया कौन होगा ये आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं। सिंगापुर वाली दीदी होंगी कि पाटलिपुत्र वाली दीदी होंगी, कि तेजस्वी जी होंगे कि तेज प्रताप जी होंगे। आपके चैनल के पॉडकास्ट में भी मैंने देखा था कि किस प्रकार से तेज प्रताप जी दुखी दिखाई दे रहे थे, किस प्रकार से कुछ प्रश्नों पे वो असहज दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये बताया कि अन्याय के खिलाफ अस्त्र
और शस्त्र उठाने की आवश्यकता होती है, चाहे वो अन्याय करने वाला अपना ही क्यों ना हो। तो मैं तो कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके। तेजस्वी जी आजकल गीत गा रहे थे, विभिन्न मंचों से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए गाना गाया करते थे। उनसे ज्यादा गुण तो तेज प्रताप जी में है, वो तो ब्लॉगर भी हैं। तो तेजस्वी जी का तो गुजारा, अगर वो लालू जी के पुत्र नहीं होते तो उनका तो गुजारा गीत गा के भी नहीं हो सकता था। अच्छा, ये बताइए कि आजकल बार बार नीतीश कुमार जब भी मिलते हैं पीएम मोदी से तो एकदम साक्षात दंडवत हो जाते हैं, पैर छूते हैं। किसी बात का पछतावा है क्या? क्योंकि अगर कद की बात करें तो काफी सीनियर नेता हैं वो नीतीश कुमार। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो काफी ज्यादा सीनियरिटी है। इसके बावजूद वो एकदम साक्षात दंडवत होते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी बात का पछतावा है? देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा पीछे जाकर के देखने की आवश्यकता है। आज तक हमने देखा, बिहार में जिन लोगों ने भी सरकारें चलाई तो हमने देखा कि बाहुबलियों के माध्यम से सरकारें चलाई जाती थी। उदंडता किस तरीके से हावी होती थी लोकतंत्र के ऊपर, ये राजद की बात कर रहा हूँ। तो विनम्रता के भाव कहीं नहीं थे। अच्छा, नीतीश जी, विनम्रता पहले नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहीं से भी पांव नहीं छूते हैं। एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जाती है, चित्रों को इस तरीके से परोसा जाता है, पांव नहीं छूते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि विनम्रता के भाव और पैर छूना दोनों में काफी का अंतर होता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए विनम्र हैं और दोनों में भ्रातृत्व के जो भाव हैं उनको कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम आरजेडी के युवराज और इनका ये जो फर्जी तंत्र जो चलाते हैं वो तंत्र करते हैं। यहाँ तक कि उनके पैर छूने पे प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं फर्जी तंत्र है जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बिहार को गुंडा राज से बाहर निकाला और संविधान ने जो हमें शक्ति प्रदान की है बोलने की, उस शक्ति को कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। आज प्रशांत किशोर जी जो बिहार में बोल पाते हैं वो भी कहीं ना कहीं संविधान के द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है उसको बोलने का अधिकार और वो अधिकार पहुंचाने का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया है। नहीं तो पहले का राज तो सबने देखा है कि गुंडा राज किसको कहते हैं और गुंडा पार्टी किसको कहते हैं। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, गलती हो गई। ये बार बार क्यों कहना है उनका गलती हो गई? क्योंकि इसी को आधार बना करके उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि ये जो विश्वसनीयता की डोर है वो काफी कमजोर है और उन्हें मालूम है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो वो मजबूती बनी नहीं है अभी। ये तो बिहार की जनता को सोचना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कुछ एक महीने की सरकार आरजेडी के साथ चलाई थी और आरजेडी के साथ जो सरकार चली उतने में ही किस प्रकार से उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम आरजेडी के युवराज ने किया, किस प्रकार से वो अपने बाहरी सलाहकार के माध्यम से जिनको राज्यसभा में सांसद बनाया और बिहार के में एक यादव और मुसलमान का समीकरण बनाया। बिहार के यादवों में क्षमता नहीं थी क्या? बिहार में यादव वर्ग से आने वाले जो युवा साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, क्या उनमें क्षमता नहीं थी कि वो राज्यसभा सांसद बन सकते थे, वो लोकसभा में जा सकते थे? लेकिन उनको जानबूझ के नहीं भेजा गया, क्योंकि अगर तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति, खास करके यादव समुदाय से आने वाला व्यक्ति अगर राज्यसभा चला जाता तो इनको जबरन उसको जीवन भर ढोना पड़ता, अन्यथा वो व्यक्ति ओवरकम करके राजद पार्टी पे, राजद में एक बड़े नेता के रूप में उभर जाता। इस कारण से तेजस्वी जी ने बाहर से एक्सपोर्ट क्वालिटी का नेता लेकर के गए और बिहार में यादव समाज से आने वाले युवाओं को ये कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। ये बताइए, सीधा जवाब दीजिएगा, नीतीश कुमार पे भरोसा है? निश्चित रूप से। कभी भी तोड़ सकते हैं क्योंकि इतिहास इस बात की गवाह है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार को असीमित ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। लड़ाई लड़ी उन्होंने और हमारे श्रद्धेय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी ने, हमारे स्वर्गीय नेता सुशील कुमार मोदी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार जंगल राज से बाहर निकला और जिसके लिए जिनके अंदर भी थोड़ी भी राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक जागृति है और जिनको भी राजनीति की थोड़ी भी जानकारी है, उनको पता है
कि अमर असंख्य बलिदानों का परिणाम है कि आज एनडीए की सरकार बिहार में लोगों की सेवा कर रही है। अन्यथा आज जो पूंछ रंगा के ये जो घूमने का काम करने वाले जो लोग हैं, जो कभी किसी प्रकार का पूंछ रंगा लेते हैं, कभी कुछ किसी प्रकार का पूंछ रंगा लेते हैं, और मैं तो बोलूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है। तेजस्वी जी ने अपना आदर्श जंगल में रहने वाले एक पशु लोमड़ी को बना लिया है। तो लोमड़ी की तरह वो उनकी जो बातें हैं वो उसी प्रकार की होती हैं, हवाई बातें। सुबह उठे ट्वीट कर दिया है और कुछ एक पत्रकार जो हैं वो उन्हीं ट्वीट्स को आगे बढ़ाते रहते हैं। उससे कहीं आगे बढ़ के बिहार के लोगों को रोकना है पलायन से। बिहार के लोग जो पलायन जिनका हो गया उनको वापस बुलाना है बिहार, और इसके लिए आवश्यकता है लघु एवं मध्यम और कुटीर उद्योगों की, उन उद्योगों को स्टेबलाइज करने की, और खास करके हेवी इंडस्ट्रीज की, जहां हमारे बच्चे, हमारे भाई काम कर सकें और अपने राज्य को आगे बढ़ा सकें। लेकिन समस्या ये है कि शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है, और इनको ऐसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है जो सवाल खड़े करें। तो इस कारण से राजद की युवराज कभी नहीं चाहते कि शिक्षित युवा पीढ़ी का आगमन बिहार में हो। ये एक बार गलती से भी अगर सत्ता में आ गए तो आज ही ये शराब माफिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा शराबबंदी के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। ये भी तो देखने की बात है ना, क्यों बोलते हैं? सबसे ज्यादा शराब माफिया से पैसा लेने का काम तो यही लोग करते हैं। जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने एक ठेका ले लिया है कि कैसे बिहार को चौपट कर दिया जाए, कैसे बिहार को बदनाम किया जाए, और ये बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं। चलिए ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार की आप इतना तारीफ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार को पूरे चुनाव प्रचार में साइडलाइन क्यों करके रखा? मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो उनकी पार्टी 2 सीट पे चुनाव भी लड़ रही है, इसके बावजूद वो कहीं पे भी नहीं दिखे। देखिए, उनके प्रमुख नेता, उस पार्टी के जदयू के प्रमुख नेता प्रत्येक स्थान पे उपस्थित रहे, और बार बार मैं तो इस पर भी चर्चा अगर होती है तो मुझे लगता है कि हमेशा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से क्यों, इस बात पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना कि राजद भी तो वहां चुनाव लड़ रही है। तो ये राजद भी तो चुनाव लड़ रही है। लालू जी दिखाई दे रहे थे, तेजस्वी जी दिखाई दे रहे थे, तेज प्रताप जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे, निशा जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? ये सवाल हम उनसे करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे और यही सवाल करूंगा। सिंगापुर वाली जो दीदी हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? ये सवाल जब हम उनसे करेंगे तो जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल आप तो जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव में हमारे बड़े नेता उपस्थित थे, और गठबंधन धर्म के अंतर्गत हमने हमेशा एक दूसरे के लिए काम किया, और हमने इतना सकारात्मक काम किया है कि आप रिजल्ट देखेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि जो नीतीश कुमार ये बार बार गलती हो गई और वो माफ़ी मांग रहे हैं, और ये बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उसी को लेकर के मीसा भारती का भी एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार से बार बार गलती हुई है तो उन्हें बार बार गलती करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि शायद वो गलती हुई तो इसी वजह से उस टाइम जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम कितनों को नौकरी मिली। देखिए, चुनाव हारने का, मीसा भारती जी चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। तो जिस परिवार के लोगों ने 8वीं फेल 9वीं फेल का रिकॉर्ड बनाया हो, वो नौकरी देने का रिकॉर्ड कभी बना सकते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त नौकरी तो मिली है बहुतों को, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नौकरी देने का काम किया गया। उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी तो थे ना। देखिए, साथ खड़े होना और नौकरी देना, इन दोनों में बहुत ही फर्क है। क्योंकि वादा तो इन्होंने ही कहा था, वादा तो इन्होंने ही किया था। बिल्कुल भी नहीं है, झूठे वादे करते हैं। चुनाव में ये तो बाद में गठबंधन में आए, साथ में आए, फिर सरकार बनाई, लेकिन उस वक्त तो इन्होंने वादा किया था तेजस्वी यादव ने कि अगर मैं जीतता हूं तो नौकरी में दूंगा, 10 लाख
या 5 लाख नौकरी का वादा आप किया था। तेजस्वी जी से कभी पूछिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, अगर वो हिम्मत है उनको तो डिबेट कर ले। मैं सकारात्मक रूप से बोल रहा हूं, नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से बोल रहा हूं। हिम्मत है तो वो मुझसे डिबेट कर ले। और उनको थोड़ी भी जानकारी नहीं है, वो हाथ में संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान में एक बार रैंडमली कोई पूछ दे कि कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो वो उनकी भी उसको वैसे व्यक्ति को जानकारी नहीं है। नौकरी कब दी, कहाँ दी, कैसे दी, कोई जानकारी नहीं है। बस ट्विटर बॉय हैं, ट्विटर खेलते हैं। उससे ज़्यादा उनकी बुद्धि जो है वो मुझे लगता है कि क्रेडिट चोरी करने में ज़्यादा लगी रहती है, और उस परिवार के माध्यम से कैसे बिहार का कल्याण होगा, ये तो भूसा पे लाठी पटकने जैसा, एक भूसे पे लाठी पटकने के बाद जो चीज़ें प्राप्त होंगी, वही तेजस्वी जी से उम्मीद करना है कि वो नौकरी देंगे। चलिए, अब अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मूलभूत मुद्दे तो हमारे यही हैं कि नौकरी देना। तो 10 लाख नौकरी और 12 लाख नौकरी की जो बात है, ये तो 2025 के पहले ही हम लोगों को प्रदान कर, ये तो 2014 में भी कहा गया नहीं था। हमने दिया भी है, 2014 बिल्कुल दिया है। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ दिया है। ये झूठ परोसने वाले जो लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी इकोनॉमी 10वीं इकोनॉमी से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम जीडीपी के दृष्टिकोण से हैं, और पीपीपी के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। तो क्या बिना नौकरी दिए हुए, बिना आम जनता को जोड़े हुए, और इतने जो कॉलेजेस खुले, जो टेक्निकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, हजारों लाखों इंजीनियर्स जो हैं और डॉक्टर्स, ये कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके बाहर आए, तो ऐसे लोगों को जो नौकरी प्राप्त हुई, इसको भी तो गिनने की आवश्यकता थी ना। ये तो झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। आज भारत में आपने देखा होगा कि आतंकी घटनाएं कितनी कम है, कितनी सीमित है, और वैश्विक मंच पे, G20 के मंच पे हमारा नेता जाकर के लीड करता है। जब G20 पिछले साल की बात कर रहा हूँ, G20 का मंच सजता है और उस पर एक विषय भारत के द्वारा जब प्रस्तावित किया जाता है, तो उस विषय को पूरे के पूरे G20 समूह के प्रत्येक देश के द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना पहली बार ऐसा होता है। और खास करके अभी जिस तरीके से ब्राजील में G20 का सम्मेलन होता है, वहाँ भी भारत की क्या भूमिका होती है, मैं ये भी तो पूछना चाहता हूँ। आज ऐसे ही भारत के नेता को सम्मान नहीं प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं आज विश्व के नीति निर्माण में अगर किसी की भूमिका है तो वो भारत की भूमिका है। और भारत की भूमिका क्यों है? भारत की भूमिका उनके प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के आम लोगों के कारण है, जिनकी नौकरियां हैं, जिनको नौकरी देने का काम 2014 के बाद हमारी सरकार ने किया, जिनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, जिनकी अभिव्यक्ति को हमने विभिन्न मंचों के माध्यम से, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस अभिव्यक्ति को समझा और कहीं ना कहीं उस अभिव्यक्ति पे काम करने का भी प्रयास किया। तो ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जिनको कुछ नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होगा, तो इसमें एक नई पार्टी की भी एंट्री हो गई है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल स्विंग है, और हालांकि आज के पहले मैंने बहुत ज़्यादा इस पार्टी के विषय में चर्चा नहीं की। डिबेट्स वगैरह के माध्यम से भी जब कभी भी इस पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट होती थी, वहाँ भी मुझे नहीं लगता था कि ऐसे लोगों पे टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। लेकिन न्याज भाई, आप थिएटर आर्टिस्ट रहे और आपने देखा कि जब किसी नाट्य का मंचन जब होता है तो वहाँ विभिन्न पात्र काम करते हैं, और उसमें कुछ निगेटिव पात्र होते हैं, कुछ पॉजिटिव पात्र होते हैं। प्रत्येक पात्र कहीं ना कहीं अपने द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस नाटक के बाहर खड़े होकर टिकट बेचने का काम करते हैं। अच्छा, तो वैसे लोगों पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा, मतलब डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि वो टिकट बेचने का काम करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे लगता है कि स्वयं में जो व्यक्ति असंतुष्ट हो और जिसकी खुद की आइडियोलॉजिकल स्विंग हो,
जैसे पश्चिम बंगाल की बात होती है तो ममता बनर्जी पे आरोप लगते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम इन्होंने किया, और पश्चिम बंगाल में ये प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ, ये क्रेडिट लेते हैं कि इन्होंने चुनाव जिताया। तो क्या रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में भी इनकी का योगदान था क्या? इस पर भी जवाब देना चाहिए। नहीं, लेकिन और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर तो उन्होंने, और दूसरा प्रश्न, उन्होंने 2014 में भी काम किया, और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया। वही मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न कि जब उदयनिधि स्टालिन की बात होती है, जब ऐसे लोगों की बात होती है जहां वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने चुनाव जिताया, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि दक्षिण भारत में जब सम्मेलन होता है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, और सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन जब जाके कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, तो उनको ज्ञान कौन दे रहा था? तो कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग हैं, खास करके बिहार की युवाओं की बात करता हूँ, बिहार की युवा पीढ़ी जो बाहर जाती है, पूरे 1 साल कमाती है कि उसकी माता, उनके परिवार से आने वाली उनकी माँ बहन अच्छे से छठ पूजा कर सके, इसलिए वो पूरे 1 साल जाके कमाता है। और हमारी पूजा पद्धति, हमारे धर्म, हमारे गोत्र, हमारे धार्मिक संस्कारों पे जो लोग उंगली खड़े करते हैं, वैसे ही लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते ही हैं। इसके अलावा अगर 2014 की बात आप कर रहे हैं कि 2014 में कोई व्यक्ति क्रेडिट ले ले कि मैंने चुनाव जिताया, तो फिर 2019 में क्यों नहीं हरा दिया? ये भी तो पूछना चाहता हूं मैं। फिर 2024 में कहाँ थे भैया? ये भी तो बता दो। चलिए, हजारों। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को मुसलमानों के वोट की जरूरत है? देश को मां मानने वाले, देश के साथ खड़े होने वाले, और धर्मों रक्षिता के भाव से चलने वाले, खास करके देश की एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति देश के साथ खड़ा है, उसके विचार अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो भी हमें मंजूर है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो देश के साथ खड़ा है, हम प्रत्येक उस व्यक्ति से निवेदन करेंगे कि मुद्दों के आधार पे वो हमें वोट करे। अगर हमारे मुद्दे उनको सही नहीं लगते तो हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे और अच्छा काम करें, जिसके बाद वो भी हमारी विचारधारा से जुड़े। पप्पू यादव भी हैं बिहार में, ठीक है, तो पप्पू यादव को अभी फोन भी आया था लॉरेंस जो बिश्नोई की गैंग से, तो आप इस कैसे पूरे मामले को देखिए, ये तो बहुत हंसी वाली बात आप कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि सीएए के प्रोटेस्ट में वो गर्दन में तख्ती डाल के घूम रहे थे। किसके लिए? तो उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। देखिए, जब लॉरेंस बिश्नोई की बात होती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ एक लोग जो देश में दाऊद इब्राहिम को अपना नेता मानते, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर तो कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुए हैं। तो अगर एक समाज के लोग, खास करके, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई हीरो है? देखिए, मेरी नज़र में जब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है तब तक वो व्यक्ति आम नागरिक है। और लेकिन जो लोग उसको हीरो की तरह, एक रोल मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं तो राजस्थान में एक समुदाय है जो कि हिरन को अपने बच्चे की तरह, बिश्नोई समाज हिरन को अपने बच्चे की तरह, काले हिरन को अपने बच्चे की तरह मानता है। तो कहीं ना कहीं उस समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, और उस समाज की भावनाएं जो आहत हुई हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, और उस प्रतिक्रिया के तहत अगर वो समाज के लोग बोलते हैं कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये उनका अपना निजी विचार है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अथवा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कानून तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन अब ये कह देना कि उसको मार देंगे जान से, देखिए, जो लोग कहते हैं, जो नहीं कहते हैं, इन सब से ऊपर मेरा स्पष्ट रूप से एक ही चीज़ मानना है। आपने कहा कि पप्पू यादव जी की चर्चा हो रही थी, तो जब पप्पू यादव जी की चर्चा हो रही है तो मैं सीधा स्पष्ट रूप से मैं उनकी विचारधारा से को नहीं मानता, ना उनकी विचारधारा से जुड़ा हूँ, क्योंकि वो गर्दन में तख्ती डाल के घूम रहे थे किसको बचाने की? तो रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने के लिए। और ख़ास करके सीमांचल का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं रोहिंग्या उस इलाके में प्रवेश कर रहे थे, जिसको रोकने का काम आज बिहार की सरकार करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के
लोगों को जो लोग समर्थन करते हैं, तो सबसे पहले तो एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो पहले उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। फुटेज लेने के लिए कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, आपत्तिजनक शब्द बोल सकता है, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों से अगर वो खुद को नेता मानते हैं तो उनको बचना चाहिए, नहीं तो अपने पीछे भी, अपने ऊपर भी कितनी कालिख पुती हुई है उसको भी देखना चाहिए। चलिए सुमित भाई, आपका ज़्यादा वक्त भी हो गया, तो सुमित भाई ने सारे मुद्दों पे बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे हो, या फिर योगी हो, या फिर नीतीश कुमार हो, जितने भी नेताओं से जुड़े जो भी सवाल थे, तो आपने बहुत ही दमदार तरीके से जवाब दिया, और इसीलिए आपको बीजेपी का एक छुरी कहा जाता है, जो अपने जवाबों से किसी को भी आप चित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।